अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अमार जाज ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ। आज हम पार्ट 3 स्टडी करेंगे। पार्ट 3 में हम प्री डॉट नेट एप्लीकेशन और डॉट नेट एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डॉट नेट एप्लीकेशंस कैसे एग्जीक्यूट होती है और डॉट नेट से पहले जो एप्लीकेशंस थी उनके एग्जीक्यूट होने का लाइफ साइकिल क्या है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है, फंक्शन ऑफ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का क्या है, डिफरेंस क्या है ASP.NET एप्लीकेशन में और प्री डॉट नेट एप्लीकेशन में, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों उसकी ज़रूरत है, क्यों उसकी नीड हुई है, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है CLR, और हमारे पास कौन सी जो एक्जी फाइल्स हैं जब सोर्स कोड ट्रांसलेट होता है तो क्या होता है, जिट क्या चीज़ है, जिट का फंक्शन क्या है। आज हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डॉट नेट की एप्लीकेशन से पहले जो नॉन डॉट नेट एप्लीकेशंस थी वो कैसे एग्जीक्यूट होती थी। यहाँ पर हमारे पास जो कि एग्जांपल है एक VB6 की जो है हमारे पास सोर्स जो लैंग्वेज है वो VB6 गिवन है। नॉन डॉट नेट एप्लीकेशन है पहले वाली। जो हमारे पास डेवलपमेंट का जो इन्वायरमेंट था उसमें हमारे पास चॉइसेस नहीं होती थी कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम किया जा सके। हम एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में हम काम नहीं कर सकते थे, तो हमें किसी एक लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था, उसी का ही सहारा लेना पड़ता था। तो हम उस एक लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी नॉन डॉट नेट एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करते थे और उस डेवलप को करने के बाद कंपाइल किया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोग्राम ने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होना होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम पता है कि मशीन कोड को रन जो है वो अंडरस्टैंड करता है, उसी को समझता है। 0-1 की जो लैंग्वेज है सिर्फ उसी को ही ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है। इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो यहाँ पर VB6 जो है या C++, ये जो हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं, तो इनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए दरमियान में हमें कंपाइलर की ज़रूरत थी। और कंपाइलर जो है हमें अपने नेटिव कोड, मशीन कोड या असेंबली जो है वो जनरेट करके देता था। ये क्या थी? ये दरअसल एक्जी फाइल्स थी या .dll की फाइल्स थी जो कि मशीन कोड की थी, और ये एक्जी फाइल या DLL फाइल जो थी वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होती थी। और ये जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 0s and 1 को अंडरस्टैंड करता है। तो जो एक्जी फाइल एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनती थी वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन नहीं हो सकती थी, यानी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी। अगर मैं यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है इस एक्जी फाइल को जनरेट करता हूं तो मुझे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको जो है दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, दोबारा से इसको एक्जी फाइल बनानी पड़ेगी ताकि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक जो है ये रन हो सके। इसलिए लेकिन अगर हम यही चीज़ डॉट नेट में देखें तो हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं कि हम उसमें लैंग्वेजेस को जो है हम इंक्लूड करके अपनी जो है डॉट नेट की एप्लीकेशन को हम डेवलप कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्टिव कंपाइलर के थ्रू हम कंपाइल करके अपने सोर्स कोड में जितने भी एरर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़र्क है जो कि प्री डॉट नेट एप्लीकेशन में और डॉट नेट की एप्लीकेशन में है कि कंपाइल होने के बाद जो है वो हमारे पास .exe.dll फाइल नहीं बनती, बल्कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज में हमारे पास ये कोड जनरेट होता है। और जैसा कि ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज या ये भी DLL.exe फाइल ही होती हैं, लेकिन ये DLL और exe फाइल जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं करता, तो इसलिए इनको इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है के नाम से जाना जाता है। ये जो असेंबली जनरेट होती है यहाँ पर ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन नहीं होती, तो इसलिए हमें दरमियान में किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है ताकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है रन हो सके। तो यहाँ पर हमें CLR की ज़रूरत है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की ज़रूरत है। और ये कब हमारे पास जो है हमारे मशीन के ऊपर इंस्टॉल होता है? जब हम
डॉट नेट जो है हम अपने उसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। एक तो हमारे पास क्लासेस जो हैं, क्लासेस लाइब्रेरीज़, वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाती हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास ये CLR जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। CLR क्या है? CLR एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम जो है अपनी असेंबली या इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है वो रन होकर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो DLL और एक्जी फाइल यहाँ पर इंटरमीडिएट लैंग्वेज के तौर पर जो है वो जनरेट होती है, तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करने के लिए हमें दरमियान में CLR की ज़रूरत होती है ताकि ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो सके और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रन कर सके। तो हमारे पास जो है यहाँ पर CLR क्या करता है? बेसिकली CLR जो है IL जो है इंटरमीडिएट लैंग्वेज को एज एन इनपुट लेता है, और JIT जस्ट इन टाइम, JIT का मतलब है जस्ट इन टाइम, तो JIT कंपाइलर जो है वो इसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, और ये मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होता है। तो CLR जहाँ भी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल है वहाँ पर हम अपनी .NET की एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। CLR जो है एक ऐसा जो है कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है .NET जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो चुकी है, वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की मोहताज नहीं है। तो CLR की वजह से हमें जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की एक फैसिलिटी मिलती है, और इसके साथ साथ हमें एक और फ़ायदा भी मिलता है, और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इसका एक और मेजर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो मेमोरी मैनेजमेंट का है। कि अगर हम जैसे कि जानते हैं कि हम कोड के अंदर जो है मेमोरी ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी एलोकेट हो रही होती है ऑब्जेक्ट्स को, तो लेकिन बाज़ औक़ात हम उन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो किल करना, उनको डिलीट करना भूल जाते हैं, उनसे मेमोरी डी एलोकेट करना, मेमोरी फ्री करवाना भूल जाते हैं। तो ये काम CLR जो है अपने बिहाफ के ऊपर करता है। हम जस्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और बस फॉरगेट अबाउट दैट, हम इसको भूल जाते हैं। तो CLR जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट खुद ब खुद प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी बहुत सी सर्विसेज हैं जो CLR जो है हमें प्रोवाइड करता है, रन टाइम के ऊपर इसको मैनेज कर रहा होता है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो है हम कैसे, हमारे पास चॉइसेस हैं और CLR कैसे उनको इंडिपेंडेंट कर रहा है। और जो है ये जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है इसको हम MSIL के लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि .NET की जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की है, तो इसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसको CIL कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहा जाता है, और इसे मैनेज्ड कोड भी कहा जाता है, चूँकि ये कोड जो है वो CLR मैनेज कर रहा होता है इसको, तो कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो ये इसको मैनेज कोड भी कहा जाता है। अगर आप देखें कि ये यहाँ पर हमारे पास जो DLL या इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है वो एज ए DLL.exe फाइल में जनरेट होती है, तो हमारे पास ये JIT कंपाइलर जो है वो मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। तो ये DLL और .exe फाइल से हमें मशीन कोड हासिल होता है। क्या ये मशीन कोड हम देख सकते हैं? नहीं, हम इस मशीन कोड को देख नहीं सकते, क्योंकि इस मशीन कोड के जनरेट होने का लाइफ साइकिल सिर्फ उसी वक्त तक रहता है जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है उसी वक्त ही इसका लाइफ साइकिल ख़त्म होता है और मशीन कोड जो है वो रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब अब एक प्रोग्राम रन होगा उसी वक्त JIT कंपाइलर जो है .dll या .exe फाइल को या इंटरमीडिएट लैंग्वेज को एज एन इनपुट लेकर और साथ ही साथ कंपाइल करके शो करवाएगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है .NET की एप्लीकेशन को जो कि होता है वो ये है कि एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि परफॉर्म करना पड़ रहा है .NET की एप्लीकेशन को, वो ये है कि JIT कंपाइलर के थ्रू उसे ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। और ये जब ये इस .NET की एप्लीकेशन को रन किया जाएगा तो कंपाइल किया जाएगा पहले स्टेप में, देन फिर उसको
अगेन जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। CLR उसे एग्जीक्यूट करेगा और कंपाइलर के थ्रू हम कंपाइल करेंगे। तो ये 2 स्टेप्स हैं, जबकि VB के अगर देखा जाए तो जस्ट कंपाइल किया जाता है और साथ ही एग्जी फाइल जनरेट होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीड कर लेता है। तो इस एक्स्ट्रा स्टेप की वजह से डॉटनेट की एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो स्लो होती है। तो हम देखते हैं कि डॉटनेट की एप्लीकेशन और प्री डॉटनेट की एप्लीकेशन में एग्जी फाइल और .dll कब जनरेट होती है, ये एप्लीकेशन पे डिपेंड होता है कि एप्लीकेशन किस टाइप की है, क्या वो DLL जनरेट करेगी या एग्जी फाइल जनरेट करेगी। तो इसकी एग्जांपल हम देख चलें दोस्तों, हम चेक करते हैं कि ये .dll या .exe फाइल्स जो है वो किस तरह से एप्लीकेशन में जनरेट होती हैं। तो इसके लिए हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइल न्यू की टैब में गए एंड देन Ctrl+Shift+N प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने ये F# विंडोज़ एप्लीकेशन कंसोल एप्लीकेशन हम बना रहे हैं। तो इसका नाम कंसोल एप्लीकेशन 1 है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, और हमारे पास जो है यहाँ पर इस वक्त एक कंसोल बेस एप्लीकेशन F# में बन गई है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इस फाइल को ओपन किया जाए तो और इसके बिन के पाथ में मैं देखूँ और डिबग में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी फाइल एम्प्टी है क्योंकि अभी बिल्ड नहीं हुई, कंपाइल नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो मेरे पास जो है .dll या .exe फाइल देखते हैं कौन सी जनरेट होती है, ये प्रोग्राम क्या जनरेट करता है। अगर मैंने इसे ओपन किया, बिन के फोल्डर में गया, डिबग किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर .exe फाइल जो है वो जनरेट हुई है। सॉरी, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हमारे पास .exe फाइल इसने जनरेट की है, ये वाली एप्लीकेशन है हमारे पास। इसी तरह अगर हम जो है वो दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वेबसाइट के लिए, हम जो है कोई C# में हम वेब की एक एम्प्टी वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिसका नाम वेब एप्लीकेशन 1 है। इसको ओके किया। इसको ओके करने के बाद हमारे पास जो है वेब एप्लीकेशन 1 के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। अगर हम इसके फाइल में जाकर देखें तो और बिन में जाएं तो यहाँ पर भी अभी तक कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो जो है ये भी DLL या .exe फाइल्स जो है वो जनरेट करेगा। इसके अगर हम ओपन फोल्डर ओपन करें और बिन के पाथ देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उसने DLL फाइल्स जो हैं वो जनरेट किए हैं। सो फ्रेंड्स, हम जो है हमने आज ये सीखा कि जो है डॉटनेट एप्लीकेशन और प्री डॉटनेट एप्लीकेशन जो हैं वो हमारी कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या है। अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो हमारे पास जो डॉटनेट एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट है ये सिमिलर है जावा। अगर आप जावा के डेवलपर हैं या जावा आपने देखी है तो जावा आपने समझी है, तो इसका इन्वायरमेंट जावा के इन्वायरमेंट से बिल्कुल सिमिलर है। चूँकि CLR जो है वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है, तो इसी तरह JVM जो है जावा में JVM जो है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है की प्लेस के ऊपर हमारे पास जो जावा में बाइट कोड जनरेट होता है और ये बाइट कोड जो है JVM ट्रांसलेट करता है और उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है उसके ऊपर रन करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो है एग्जीक्यूशन को हमने देखा कि डॉटनेट की एप्लीकेशंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। जो है हम अपनी वेब एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करना जो है उसके कंट्रोल्स के ऊपर बात करेंगे कि ASP.NET में जो कंट्रोल्स हैं वो कैसे काम करते हैं और उनके साथ हम जो है यूज़ करके कैसे हम अपने इंटरफेसेस डिज़ाइन कर सकते हैं और साथ में हम कैसे उनके साथ प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।